तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका फिर से। और मुझे लगता है कि काफी बेसब्री से इंतजार चल रहा था कि आखिर मेजर कल सी क्लासेस कब आपके लिए वो विशेष मॉडल पेपर्स लेके आ रहा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे, तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक मॉडल पेपर के लिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप स्टडीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप गाइडलाइंस ले रहे हैं, बट मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम को श्योर शॉर्ट क्वालिफाई करना है तो जरूर से जरूर इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करिएगा जो लगातार आपके एग्जाम के लिए हम रिलीज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ऑफलाइन प्रोग्राम में भी हम तेजी के साथ यार ओपन हो गए। 1 जुलाई में देश में सबसे पहले आगाज हमने किया है एक नए जज्बे, एक नए जुनून के साथ, केवल एक उद्देश्य से कि अब कोई भी बच्चा बिना वर्दी के नहीं रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मॉडल पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चा बिना टाइम वेस्ट के जम के इसको लगिए, इसको मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना भी हमारा जेंटल एयरमैन कैडेट बनने वाला इस देश का बच्चा, जो हमारा एयरफोर्स का एस्पिरेंट है, उसको एक प्रेरणा जानी चाहिए, उससे तक ये पहुंचना चाहिए कि आखिर सटीक और बिल्कुल अप टू द मार्क क्वेश्चन कलेक्शन का मतलब क्या होता है। और वाकई में अगर आपने लगातार इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली, जो कि लगातार आपको 1 डे के अंतराल पे आएंगे, जो टीम पूरी स्टडी करेगी और आपके सामने मॉडल पेपर परोसे जाएंगे, पूरे के पूरे मॉडल पेपर रहेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे डेली ये पेपर आपके सामने होगा। बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहला काम बच्चा यही करना है कि मॉडल पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को लगाना है और एक बेहतर नोट्स बनाना है और फाइनली एयरफोर्स वाले एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाना है। थैंक यू सो मच और बिल्कुल शुरू करते हैं मॉडल पेपर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज मधु पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज और आज मैं आपके सामने फिर एक मॉडल पेपर के साथ हूं जहां हम 25 ऐसे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द लॉगरिथम log 2 log 5 625 and 2 to 5, what is this? This is the base. Okay, so we all know एक वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग इज इफ log a b इज इक्वल टू, तो आप इसको क्या बोलते हैं, a b। यहाँ पर अगर रेज टू पावर n है तो आप इसको n log a b लिख सकते हैं। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज log a इक्वल टू 1। ये दो प्रॉपर्टी अगर हमें पता है तो वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी हाउ, आई कैन राइट इट एज log 2 log 5 and here you can write 5 raised to power 4, right? क्योंकि 625 is what? 5 raised to power 4। तो आप इसको बोल सकते हैं log 2 and यहाँ आपका 4 आगे आ जाएगा and log 5 is what? 1। तो I am not writing that. Now what I can write it as log 2 raised to, यहाँ पर 2 raised to power 2, क्योंकि आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 2। Now आप इसका यहाँ से क्या लिखेंगे, log 2 अगेन 2 आगे आ जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद log 2 दैट इज अगेन 1। तो यहाँ पर भी आप log 2 के साथ बच रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाता है 1। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चे वैसे तो ओरली करने होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, यू कैन डू दीज क्वेश्चन इन द माइंड, यू नीड नॉट टू राइट ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो प्रैक्टिस आपको यही करनी है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन तो आप ओरली कर सको। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सेट दिस विल बी। इस सेट के अंदर नॉन एम्प्टी सेट कितने होंगे। अब अगर मैं नॉन एम्प्टी सेट की बात करूं, अगर मैं प्रॉपर सेट की बात करूं, टोटल प्रॉपर सेट कितने होता है किसी भी सेट के अंदर, प्रॉपर सबसेट कितने हो जाते हैं आपके 2 raised to power n। यहाँ आपको नॉन एम्प्टी सबसेट बताने हैं, तो नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे 2 raised to power n minus 1। तो n कितना होता है दीज नंबर्स, तो टोटल 3 नंबर है, तो 8 minus 1 दैट इज 7। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से B। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब भी बच्चे आपके पास रेज टू पावर समथिंग बहुत बड़ा आ जाए, तो मैंने आपकी जो क्लासेस ली हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें बताया है कि यहाँ पर आपके पास अगर रेज टू पावर 6 आता है या कुछ भी बड़ा नंबर आता है, तो आप तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि हम डी मोवियर थ्योरम को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए a प्लस आयोटा बी की, बट ये तो a प्लस आयोटा बी है नहीं। तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करके a प्लस आयोटा बी बनाना पड़ेगा पहले, है ना। तो पहले बनाते हैं इसको a प्लस आयोटा बी। तो कैसे बनेगा, सी a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2√3 आयोटा अपॉन में 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 6। तो आई कैन राइट ये आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1, तो 3 - 1 इज 2 प्लस 2√3 अपॉन में नीचे आपका 4 बन जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं 2/4 दैट इज 1/2 एंड दिस इज √3/2 आयोटा रेज टू पावर 6। यहाँ से बात करें अगर हम बच्चे,
तो हमें यहाँ से पोलर फॉर्म बनानी पड़ती है, पोलर फॉर्म हमारे पास होनी चाहिए। तो इसकी अगर मैं पोलर फॉर्म बनाऊं तो कितना बनेगा, cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। बस अगर मेरे पास ये पोलर फॉर्म आ गई तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। डी मूवियर थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज़ टू पावर n है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, है ना। तो मतलब थीटा के साथ n को ले जाओ, तो मैं इस n को यहाँ लेके आता हूँ। n मेरा कितना है 6, तो 6 π/3 इज व्हाट, cos 2π। सिमिलरली साइन का भी आपका क्या हो जाएगा 2π। अब हम सब जानते हैं कि cos 2π की वैल्यू यहाँ 1 एंड दिस इज 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो आई एम गेटिंग 1 एज अ आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पोलर फॉर्म बनानी आनी चाहिए, आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए, मॉड्यूलस एंड दिस डी मूवियर थ्योरम, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगला देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए हैं और अब मुझे ये वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे, इस वैल्यू को ध्यान से समझो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जब भी आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो आपके पास दो ही चीजें होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, एक तो अल्फा प्लस बीटा होता है, एक अल्फा इंटू बीटा होता है। तो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगी ताकि मुझे वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया उसके लिए, यहाँ पर +2 अल्फा बीटा एंड -2 अल्फा बीटा कर दिया। तो मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। इसका मतलब ये टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब तो सिंपल हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी इस इक्वेशन से, -b/a दैट इज -1 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया c/a दैट इज 1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0। तो इसका मतलब यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग हार्मोनिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, इनमें से हार्मोनिक मीन क्या होगा इस इक्वेशंस के रूट्स का। तो पहले इस इक्वेशन के रूट्स की बात, अगर मैं अल्फा एंड बीटा को, अल्फा एंड बीटा मैंने क्या मान लिया रूट है इस इक्वेशन के, तो हार्मोनिक मीन कितना बनेगा, हार्मोनिक मीन वुड बी 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा बीटा मतलब कि c/a डिवाइड बाई 11 एंड अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो मतलब 10। मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 11/5, तो मतलब आंसर कितना हो गया डी। तो ये जस्ट छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज टू 4 foreigners and 4 Indian persons sitting around table so that 2 Indian not comes together। बोला है कि कितने तरीके होंगे कि हमारे पास 4 फॉरेनर है और 4 इंडियन है, इनको मैं एक टेबल के चारों तरफ बैठा रही हूँ, लेकिन ऐसा हो कि 2 इंडियन एक साथ ना बैठे। तो सबसे पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए बच्चे कि अगर मेरे पास कभी भी टेबल के चारों तरफ बिठाने का क्वेश्चन आता है तो जितने लोग होते हैं, 4 लोग हैं, ये मैंने 4 फॉरेनर मान लिए, अगर जितने लोग हैं n लोग हैं तो बिठाने के तरीके कितने होते हैं n-1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स इन 4 लोगों को बिठाने के कितने तरीके हैं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर 2 इंडियन साथ ना आए, 2 इंडियन साथ ना आए तो मैंने एक इंडियन को यहाँ बिठा दिया, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, बस। और भी कोई तरीका हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब इन 4 लोगों को इस तरह से इनके बीच में अगर मैं बिठा दूं तो 2 इंडियन कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे। तो ये कितना हो गया 4। तो अब आंसर कितना हो गया, यहाँ से मेरे पास फॉरेनर कितने थे 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू में इंडियंस कितने हैं 4 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इफ ठीक है, इफ ए बी प्रोबेबिलिटी दैट द विनिंग एनी कॉम्पिटिशन इज 1/4, मतलब कि ए जो है किसी कंपटीशन को विन करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और बी अगर उसी कंपटीशन को विन करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो बताओ कि दोनों में से कोई भी इस को ना विन करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो बच्चों, या तो ये हो सकता है कि आइदर दोनों में से कोई ना कोई विन कर जाए या दोनों में से कोई विन ना करे, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल। तो मैं यहाँ से दोनों की नहीं निकालनी है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, या तो दोनों में से कोई ना कोई विन कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो पी ए यूनियन बी निकालते हैं, वो कितना होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मुझे बताओ, या तो पी ए जीत सकता है या बी जीत सकता है ना, मतलब कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दैट मीन्स इसका इंटरसेक्शन ऑलवेज विल बी 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमेशा आपका इंटरसेक्शन क्या होता है 0 होता है। एंड पी ए तो आपको दिया हुआ है 1/4,
PB भी आपको दिया हुआ है, दिस इज 0, तो आपका ये कितना बन गया 9/20। ओके, ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई कि दोनों में से कोई ना कोई एक जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई ना जीते, तो कोई ना जीते इसका मतलब मुझे क्या हो गया यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 - P A यूनियन B निकाल लो, तो 1 - 9/20 दैट मीन्स आंसर कितना हो गया 11/20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन दिस। इस एक्सपांशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म बताने का, कोफिशिएंट बताने का, मिडिल टर्म बताने के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ ध्यान से समझो नंबर ऑफ टर्म ऐसे क्वेश्चन की कैसे निकालते हैं। सी, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है a + b⁻n और a - b⁻n एंड n बिलोंग्स टू इवन नंबर, n कोई इवन नंबर है, तो आप क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी n/2 + 1, इतनी टर्म्स होंगी। तो अब मुझे बताओ n यहाँ कितना है, n इज 100, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 100/2 + 1, दैट मीन्स आपकी हो गई 51 टर्म्स। ओके, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी करेक्ट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी, अगला क्वेश्चन आ गया, सी दे, इफ x इक्वल टू, इफ आपका ये एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है, उसकी वैल्यू भी दी हुई है आपको, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स की भी वैल्यू दी हुई है। Why is it not shifting? Okay, then what will be the value of x and y? x and y की वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर मेरी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ 2x + y = 5 एंड x + 2y = 3, है ना। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानती हूँ, इसको सेकंड, एंड सेकंड इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो सेकंड इक्वेशन में जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, ये, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना आ गया आपका -3y = -1, तो y की वैल्यू आ गई 1/3। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 1, तो आपके पास कितना हो गया 2 × 1/3 + y = 5, तो y = कितना हो गया 5 - 2/3, दैट मीन्स 15 - 2 इज व्हाट, 15 - 2 इज 13, दैट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक। ओके, सी हियर, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चे 1/3 आ गई, ठीक है ना, 1/3 आ गई y की वैल्यू। अब हमें ये वैल्यू अपनी इसके अंदर रखनी है, तो y की वैल्यू रखते हैं, मैंने x की रख दी। y की वैल्यू आपकी 1/3 = 5, तो 2x = 5 - 1/3, ये कितना हो गया, x = आपका 14/3 एंड x यहाँ से अब कितना बन गया 7/3, इसका मतलब x की वैल्यू तो 7/3 है एंड y की वैल्यू 1/3 है, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। मैट्रिक्स से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सी हियर, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बताती हूँ सो दैट आपको ये चीजें तो याद ही हो जाए कम से कम। मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, कुछ भी वैल्यू लेट कर दी, मैंने 1 लेट कर लिया तीनों को, तो ये कितना बन जाएगा -1 2 2 2 - 1 2 2 2 -1, ठीक है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, -1 1 -4 -2 -2 -4 +2 4 +2, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 3 + 12 दैट इज 27, ये तो मेरा आ गया डिटर्मिनेंट। अब a + b + c मतलब a b c की वैल्यू इनमें से किसके अंदर रखूँ ताकि ये आ जाए, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी में रख दूं तो 1 + 1 + 1 का क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 27 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आप किसी और के अंदर रख के देखें, आपका आंसर मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन इस तरह वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी, आई नीड टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। डोमेन निकालने के लिए बच्चे जब भी आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन आएगा तो इसका मतलब आपका जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म दिया है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आ सकते, वो इमेजिनरी हो जाएंगी। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं x को कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, दिस इज 4 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ मुझे वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए ये x - 4 चाहिए, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा मेरा x - 4 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस हम छोड़ सकते हैं क्या, नहीं, तो माइनस को उधर लेके जाते हैं, तो उधर लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। नाउ पुट दिस वैल्यू, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ -इन्फिनिटी। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन मतलब नेगेटिव साइन यहाँ आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया 0,4। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास ये है, इसका मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप sin x अपॉन x वाले मेथड से जाए, दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू 0 रखूं बच्चे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 0/0 बन रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अपना एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं और उससे अच्छा क्या है आप क्या लगा लें, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक। ऊपर और नीचे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा ये sin 2x और नीचे क्या बन सकता है 2x इंटू 1/3, बिल्कुल। तो sin x अपॉन x कितना होता है, sin x अपॉन x इज 1 और दिस इज 1/3, तो आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो आप यहाँ से करेंगे तो भी आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और यू कैन गो बाय द एल हॉस्पिटल रूल ऑल्सो। नाउ सी हियर दिस क्वेश्चन, इसका dy/dx पता करना है, ठीक है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो dy/dx कैसे पता करते हैं बच्चे, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्या मैं इसको भी y कह सकती हूँ, बिल्कुल। अगर ये मेरा y के इक्वल है तो ये भी तो y के इक्वल ही होगा, सेम ही तो टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/y। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हो जाएगा xy प्लस में 1/y, तो आपका हो जाएगा y² इक्वल टू xy प्लस 1। अब अगर हम इसको क्या करते हैं बच्चे, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू x dy/dx प्लस में y एंड x का डिफरेंशिएशन इज 1, यहाँ मैंने मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दिया एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ लिख लें तो dy/dx यहाँ से कितना बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 2y माइनस x इक्वल टू y एंड आपका dy/dx आप फाइनली क्या लिख सकते हो y अपॉन में 2y माइनस x, दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, जो कि दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो गया यहाँ से डी, सी, y अपॉन 2y माइनस x मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, समझ आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 इन द इंटरवल दिस। इसके अंदर मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर आपका क्यूब दिया हुआ है तो हम कैसे पता करते हैं, उसके लिए आई हैव अ फॉर्मूला, ठीक है, और यू कैन गो बाय द डेरिवेटिव मेथड, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ सबसे पहले मुझे जो मेरा ये होता है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं क्यूबिक फॉर्म को, cx प्लस डी, ठीक है, ये दिया होना चाहिए। अगर ये दिया है तो मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -3 एंड d की वैल्यू इज 2। नाउ आप सबसे पहले चेक करो क्या b² माइनस इज लेस देन 3ac है। अगर b² लेस देन 3ac है तो आप सीधा बोल दो कि कोई मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके लिए, ठीक है। अगर b² लेस देन 3ac आ रहा है दैट मीन्स कोई मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम निकाल के देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा है, नहीं। 0 इज लेस देन -3, नो, 0 इज ग्रेटर देन -3, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, दैट मीन्स मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो करता है तो इसका मतलब हमें निकालना कैसे है वो पॉइंट, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 3ac अपॉन 3a। अब b कितना है 0, यहाँ भी 0, -3 इंटू 1 इंटू -3 अपॉन में 3, तो आपका यहाँ से कितना बन गया, दिस इज +-1। इसका मतलब मेरे पास x की दो वैल्यू है, एक 1 है प्लस एक है -1, मतलब दोनों में से किसी एक पे मेरा मैक्सिमा आएगा, किसी एक पे मिनिमा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं देखूँ, x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया -1 प्लस 3 प्लस 2, तो आंसर हो गया 4। ना अगर मैं y की वैल्यू +1 रखूँ तो कितना आ रहा है, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 2, तो अगर आप देखो तो ये हो जाएगा मेरा 3 - 3 दैट इज 0। तो कहाँ पे कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली ये यूज करके क्यूबिक के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो मॉक टेस्ट कराया है उसके अंदर मैंने स्क्वायर का भी आपको बताया कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी तरह की आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो आप इजीली इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अब बच्चे एक चीज ध्यान से देखो, जब भी आपके पास -a to a दिया हुआ है तो सबसे पहले इवन ऑड की अप्रोच लगाओ। देखो इवन ऑड चेक कैसे करता है, अगर मेरा fx इज इक्वल टू f ऑफ -x इज इक्वल टू fx है तो मैं कहती हूँ इवन है, और अगर मेरा f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ fx है तो मैं कहती हूँ ऑड है, ठीक है। तो मैं पहले f ऑफ -x निकाल लेती हूँ। f ऑफ -x निकालने का क्या मतलब है, जो अंदर दिया हुआ है वहाँ x की जगह -x रख दो। तो यहाँ मैंने -x रख दिया, यहाँ cos क्यूब -x अपॉन में -x की पावर 4। तो अगर आप देखो तो साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, और cos ऑफ -x क्या होता है, प्लस ऑफ cos x हो जाता है।
तो इसका मतलब ये तो cos क्यूब x बन जाएगा और ये तो पावर 4 है तो x पावर 4 हो जाएगी। अब इतना तो बच्चे मेरे पास क्या था, दिस इज fx, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ fx, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx आ गया, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑड। अगर आपका फंक्शन ऑड आ रहा है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली से कि आंसर इज 0। अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर 0 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 0। अगला देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री एंड ऑर्डर का क्वेश्चन भी जरूर आ सकता है, तो डिग्री एंड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। देखो बच्चे, जब हम डिग्री निकालते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, बट दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल इक्वेशन। एंड डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसके अंदर 2, इसकी पावर चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट बोलोगे तो यहाँ से 1 बोल दोगे, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये अभी पॉलिनोमियल बना नहीं। पॉलिनोमियल बनाने के लिए आप क्या करोगे, उस जो अंडर रूट 4 दिया हुआ उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए 4 से पावर 4 ले लोगे, स्क्वायर की पावर, इसकी पावर 4 ले लोगे, तो वहां से मेरा अंडर रूट 4 हट जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ डिग्री कितनी हो गई, अब डिग्री कितनी हो गई हमारे यहाँ से 4, दैट मीन्स 4 इज माई करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में आपका यहाँ पर कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। मैं क्या करती हूँ, साइन को इस साइड लेके चलते हैं, तो इस साइड अगर हम लेके चलेंगे साइन को, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज π/2। और एक फॉर्मूला आप सबको पता है, वो क्या है, द फॉर्मूला इज कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। मतलब कि अगर मेरी साइन की वैल्यू यहाँ 1/5 दी है और इन दोनों का सम π/2 आ रहा है, तो इस x की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 1/5, तभी तो π/2 आएगा ना। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/5। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ एनी triangle is 1:√3:2, then ratio of corresponding angle will be। ये मुझे साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया कि मेरी एक साइड है k, b है मेरा √3 के एंड c है मेरा 2k। तो हम a² प्लस b² निकाल लेते हैं, कितना है मेरा k² प्लस √3k², तो ये कितना हो गया मेरा 4k² बन गया क्या। अब c² निकाल लो, वो 2k का होल स्क्वायर हो गया, मतलब ये भी 4k² आ गया। तो अगर आपका a² प्लस b² इक्वल टू c² आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर हमें साइड कैसे निकालनी है, देखो ये मैंने मान लिया मेरा k था, ये √3k है, ये 2k है, ठीक है ना, a b c। तो अगर मैं यहाँ से tan a निकालना चाहूँ तो tan a कितना होता है, tan a इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब √3k अपॉन k, तो आंसर आ गया √3। एंड √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, √3 इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 60 डिग्री आ गई, ठीक। यहाँ से अब अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan b इक्वल टू आपका कितना हो गया, आपका यहाँ से tan b इज अंडर रूट, अच्छा ये आपके एंगल्स के अकॉर्डिंग रखोगे बच्चे, आप इनका जो नाम है वो एंगल के अकॉर्डिंग रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 1√3 दिया हुआ, मतलब सबसे छोटे एंगल, जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल कैसा होगा, हमारा छोटा ही होगा। तो यहाँ पर हमारा ये k है, तो ये मेरा a हो गया, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये मेरा कितना बन रहा है, दिस इज tan b की वैल्यू, ठीक है ना, दिस इज tan b की वैल्यू, तो b मेरा कितना आ गया यहाँ से 60 डिग्री, ओके, b इज 60 डिग्री। नाउ मूव टू द a पार्ट। तो a की अगर मैं बात करूँ तो tan a कितना हो जाएगा, tan a इज आपका अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट मीन्स k अपॉन √3k, तो ये हो गया 1/√3 एंड 1/√3 आपकी किसकी वैल्यू होती है, दिस इज 30 डिग्री की। तो a आपका कितना आ गया 30 एंड c हमें पता है क्योंकि राइट एंगल है तो 90, तो a/b/c, तो a/b/c कितना हो गया आपका 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 आपका कहाँ है, d में, तो d आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question number 19 is the coordinate of orthocenter of a triangle found by the point 0, 0, 8, 0 and 4, 6 will be। तो हमें इसको यहाँ पर ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट भी ऑल नो कि ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट दिस ट्राइंगल बी a b and c, ठीक है।
ए के पॉइंट हमारे 0,0 दिए हुए हैं, दिस इज 8,0 और ये 4,6। अगर मुझे ऑर्थो सेंटर बताना है यहाँ से, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है आपका, हर पॉइंट से अगर मैं एक एल्टीट्यूड डाल दूं तो जो एल्टीट्यूड जहां पर आपका इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो मैं इसको ओ से दिखाती हूँ, मुझे ये पॉइंट चाहिए, तो अगर मुझे इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन पता चल जाए तो क्या मैं पॉइंट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल, दोनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन निकाली जा सकती है। बट मुझे इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन पता करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक स्लोप चाहिए, दूसरा पॉइंट। पॉइंट तो मेरे पास है पर स्लोप मेरे पास नहीं है, पर स्लोप हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मेरे पास ये लाइन है और इसके दोनों पॉइंट है तो आई कैन फाइंड आउट द स्लोप, एंड अगर मुझे इसका स्लोप पता है तो ये तो परपेंडिकुलर ही है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप आई कैन इजीली फाइंड आउट। तो फिर हम बस यहाँ पे यही लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ AC निकाल लेती हूँ, तो स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC वुड बी 6 - 0 अपॉन 4 - 0, ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3/2, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं स्लोप ऑफ A, इसको हम E नाम दे देते हैं, इसको हम D नाम दे देते हैं, तो स्लोप ऑफ BE निकालना चाहूँ तो स्लोप ऑफ BE क्या हो जाएगा, रिवर्स विद नेगेटिव साइन, यही होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज इक्वल टू -2/3। नाउ इक्वेशन अगर मुझे BE की लिखनी हो तो y माइनस में 0 इक्वल टू में -2/3 x माइनस में 8, ठीक। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसकी इक्वेशन आ गई आपके पास y इक्वल टू -2/3x माइनस और प्लस 16/3, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। नाउ अगली इक्वेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं BC के हम पॉइंट निकालते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं BC के पॉइंट निकालूंगी यहाँ से तो मेरा MBC ये कितना आएगा, 6 - 0 इज 6 एंड 4 - 8 इज -4, तो यहाँ से आ गया आपका -3/2। बट आपको किसका स्लोप चाहिए, हमें स्लोप चाहिए AD का, तो AD का स्लोप वुड बी रिवर्स, तो 2/3। नाउ पुट द वैल्यूज, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो y - 0 इक्वल टू 2/3 x - 0, तो आप कह सकते हैं यहाँ से y इक्वल टू 2/3x हो गया, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू यहाँ रख देनी है, इस वैल्यू को यहाँ रख लो, y की वैल्यू मैंने 2x/3 इक्वल टू -2x/3 प्लस 16/3 ये रख लिया, तो 2x/3 अगर इधर आ जाएगा तो दिस इज 4x/3 इक्वल टू 16/3, एंड आप यहाँ से कह सकते हो कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अब ये x की वैल्यू अगर आप यहाँ रख लो बच्चे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, दिस 4, तो 8/3, मतलब आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 8/3, तो आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास द लाइन ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस बाय दिस इज, हमें इंटरसेप्ट बताना है इस लाइन का। तो जब भी हमें लाइन के इंटरसेप्ट को बताना होता है तो वी हैव अ इंटरसेप्ट इक्वेशन फॉर्म, सी दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मुझे इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख लें, इक्वल टू -3, मुझे यहाँ 1 चाहिए तो आई नीड 1 हेयर, तो इसको क्या कर सकते हैं, -3 से मैं डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं -3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। नाउ आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, -3/4 प्लस y इक्वल टू -3/7 इक्वल टू 1। हमें पूछा है x का इंटरसेप्ट कितना है, x का इंटरसेप्ट क्या हो जाता है ये, तो मतलब x का इंटरसेप्ट इज -3/4, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, D। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ a straight line 3x - 4y इक्वल टू k टच द सर्कल दिस। अगर आपका ये जो है ये इस सर्कल को टच करता है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें ये बताना है यहाँ से। तो अगर ये इस सर्कल को टच करता है इसका मतलब क्या है, आपके पास सबसे पहले तो हमें इसके सेंटर निकालना पड़ेगा, तो हम इसका सेंटर निकालते हैं। लेट्स फाइंड आउट द सेंटर। तो x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y -5 इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस y² माइनस 8y -5 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखूं, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ा होगा, यहाँ पर +4 एंड -4, तो हम यहाँ -5 के साथ आपका -4 भी लिख देते हैं, ठीक है।
यहाँ आपका कितना लिख देंगे -4। अगेन अगर मैं इसको साथ में लूँ तो ये क्या हो जाएगा y -4 का स्क्वायर, दैट मीन्स आपको +16 एंड -16 करना पड़ा होगा, तो यहाँ -16 भी लिखोगे। नाउ अगर आप देखो तो ये हो गया x -2 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आप 25 को और क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स आपका जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 5 एंड सेंटर कहाँ पे है 2 4 पे। अब बोला है कि ये जो वैल्यू है k की मुझे बताना है कि स्ट्रेट लाइन है जो जिसकी इक्वेशन ये दी है और ये सर्कल को टच करता है, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब हमारा सर्कल बच्चे इस तरह से है कि ये है, ये मान लिया कोई स्ट्रेट लाइन है, ये इसको सेंटर है इसका, तो इसको टच करता है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। इसको मान लिया मेरा सेंटर था, ये m है, तो OM की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी लेस देन 5 होगी, क्योंकि ये जो है सेंटर से लेके m तक की जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली आपकी रेडियस से कम होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस किस तरीके से निकाली जाती है आपकी, अगर आप देखें तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 × 2 प्लस में -4 × 4 माइनस में आपका यहाँ पर k प्लस k अपॉन में, दिस इज -k अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड में आपका √25 शुड बी लेस देन 5, इट शुड बी लेस देन 5। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा यहाँ से कितना हो जाता है 3 × 6 माइनस में 16 माइनस में k अपॉन 5 शुड बी लेस देन 5। तो 16 - 6 इज -10 माइनस k शुड बी लेस देन 25। तो अगर मुझे यहाँ से k की वैल्यू पता करनी है, दिस शुड बी इन व्हाट, दिस शुड बी इन द मॉड्यूलस पार्ट, क्योंकि इसका जो आपकी डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव होती है, तो ये आपका मॉड्यूलस होगा। तो अगर मैं इस मॉड्यूलस को हटाऊं तो ये चीज मेरी -25 से बड़ी एंड 25 से छोटी होगी। आप अगर मॉड्यूलस हटा देंगे तो दिस शुड बी +-5 एंड ये आपकी -25 से बड़ी एंड 25 से छोटी होगी। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर सी, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है कि ये -25 से बड़ा होना चाहिए एंड 25 से छोटा होना चाहिए, तो हमें इसकी 10 को हमें पहले हटाना, हमें क्योंकि k की वैल्यू चाहिए, 10 हटाने के लिए हमें क्या करना है +10 कर दिया हमने दोनों साइड, तो ये -k बच गया, यहाँ भी 25 + 10 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से -15 -k एंड दिस इज आपका 35। बट हमें -k की तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमें चाहिए k की वैल्यू। तो अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो दिस शुड बी x k एंड -35। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू आपकी -35 एंड 15 तक लाई करने वाली है, तो ये आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन नंबर 22 इज if distance between two foci is equal to the latus rectum then eccentricity of ellipse is। यहाँ पर बच्चे अगर आप लेटस रेक्टम की बात करें तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b² एंड जो आपका ये है डिस्टेंस ऑफ फोकी दैट इज इक्वल टू 2c। तो इसका मतलब ये हमें कंडीशन दी हुई है, ये दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या कहोगे कि b² = AC दिया हुआ है ना। इसके बाद इसने बोला है कि आपको इसेंट्रिसिटी पता करनी है। यहाँ से अगर आपका इलिप्स दिया है तो हमें पता है एक फॉर्मूला कि a² = b² + c² होता है। नाउ आप यहाँ पर b² की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, यहाँ से दिस इज AC/c²। अब अगर आप a² से इसको डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो हमारे पास क्या बचता है c/a + c/a का होल स्क्वायर। नाउ जब हम इलिप्स की बात करते हैं तो इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है c/a, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ 1 = e + e²। तो आपका जो फॉर्मूला हुआ वो ये बन गया ना। हमें e की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। तो -b मतलब -1 ± √d मतलब कि b² मतलब 1 -4ac मतलब 4/2। तो आपका यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है e = आपका हो जाएगा -1 ± √5/2। तो आपकी e की वैल्यू कितनी हो गई √5 - 1/2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी क्या e की, बिल्कुल। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ वेक्टर दिस एंड दिस एंड दिस, ये 3 वेक्टर हमें दिए हैं, ये कोप्लेनर है। अगर 3 वेक्टर आपस में कोप्लेनर है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लाई करता है, दिस कंडीशन शुड बी ट्रू, दिस इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर अगर हम रखें तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 -1 k, k की जगह आपका k की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 2 -3, और अगर आप यहाँ से देखो तो दिस इज 3 -x एंड 5, एंड इसका मॉड्यूलस, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0, क्योंकि ये आपको कोप्लेनर बोला हुआ है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो देखो क्या कर सकते हो, 10 + 3x, नाउ -1 का +1 बन गया। आप यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 5 + 9, और आप आगे क्या लिख सकते हैं, 1, एंड यहां से आपका हो जाएगा -x -6 = 0। तो ये हो गया 20 प्लस में 6x प्लस में 14 माइनस में x माइनस में 6 = 0। ठीक है, तो 2 5s are 10 एंड दिस शुड बी -3x, राइट, दिस शुड बी -3x। ओके, तो ये आपका कितना आ गया, -6x। अब अगर हम देखें बच्चे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, -6x - x इज -7x, एंड 14 - 6 इज 8, एंड 20 + 8 इज 28 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाती है, 4 बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 4 होनी चाहिए ताकि ये आपका कैसा बन जाए, कोप्लेनर। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट लाइन दिस आर। पूछा ये जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है ये कैसी है, पैरेलल है, स्क्यू है, या इंटरसेक्टिंग है, या कुछ भी नहीं है। तो देखो हम करते किस तरह हैं, ये जो आपको दिया हुआ है अगर हम देखें पॉइंट जो है दोनों के सेम है, x - x1 अपॉन a1 हमारा किस फॉर्म में होता है, ये हमेशा इक्वेशन वुड बी लाइक दिस, x अपॉन x1 अपॉन a1 इक्वल टू y - y1 अपॉन b1 इक्वल टू z - z1 अपॉन c1। तो आपका x1 इक्वल टू कितना है, 1, y1 इक्वल टू 2, z1 इक्वल टू आपका 3, a1 इक्वल टू कितना 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 4। ना अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखूँ x2 y2 z2 की, तो x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू आपकी 2, z2 की वैल्यू 3 है, आपकी a2 की वैल्यू 3, b2 इज 4 एंड c2 इक्वल टू 5। ना अगर मुझे इंटरसेक्टिंग बताना है तो इंटरसेक्टिंग का क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। नाउ अगर आप देखो तो x1 और x2 दोनों का अगर मैं माइनस करूं, दिस इज 0, y1 y2 भी 0 एंड z1 z2 भी 0। तो अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों ऊपर वाली टर्म्स मेरी 0 हो गई, तो नीचे वाला लिखने का एज सच कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी एक रो या कॉलम आपका 0 हो जाता है तो आपका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। डिटरमिनेंट शुड बी 0। तो डिटरमिनेंट क्योंकि 0 हो गया तो ये कंडीशन किसकी है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, जो कि सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जर्वेशन दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, हमें बताना है x की वैल्यू क्या है अगर मीडियन 63 है। तो अगर ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, हमारे पास जितनी टर्म है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या जो हमें गिवन टर्म्स हैं ये हमारी इवन नंबर्स में दी हुई हैं या ऑड नंबर्स में दी हुई हैं। तो अगर आप काउंट करो तो मेरे n की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है, 10 दी हुई हैं। तो ये 10 टर्म्स हैं, तो इसका जो मीडियन है वो कैसे निकाला जाता है, मीडियन होता है n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय आपका कितना होता है 2। तो अब हम यहाँ से अगर लिखें तो हमें मीडियन दिया हुआ है 63 इक्वल टू n/2 मतलब 10/2 मतलब 5th टर्म प्लस 5 + 1 इज 6th टर्म डिवाइड बाय 2। तो 5th टर्म कितनी है बच्चे, यहाँ से आपकी x एंड 6th टर्म इज x + 2। तो x + 2 अपॉन में 2, यहाँ से आपका कितना बनता है, दिस इज इक्वल टू 63 इक्वल टू 2x + 2 अपॉन 2, एंड अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये x + 1 बन जाएगा, एंड x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से 62। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 25 ऐसे क्वेश्चन जिनके आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। इसी तरह बने रहिए, हम अब नेक्स्ट मॉडल पेपर में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है
बच्चों अब हम एयरफोर्स की जो अपनी सीरीज चल रही मॉडल पेपर की, वो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कई मॉडल पेपर आपके आए, नेवी के भी पिछले दिनों में काफ़ी आए। अब एयरफोर्स का एग्जाम लगा हुआ है, तो अब हम एयरफोर्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करा देते हैं, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले आपको। और आप भी इस बेताबी में होगी कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें, आप कमेंट सेक्शन में लिखते भी हो कि हाँ सर ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करा दिया जाए। ठीक, तो देर न करते कॉपी पेन को निकालिए। आज भी बहुत अच्छे लेवल का मॉडल पेपर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मतलब सॉल्व भी करिएगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी दीजिएगा कि आपके कितने सही कितने गलत, वो चीज़ मैं खुद देखूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया है। और ये जो मॉडल पेपर बच्चों हमने लिया है ना, ये वाला लिया है, ये लास्ट इस बार का जो मॉडल पेपर लिया है मैंने, लास्ट एयरफोर्स के जो क्वेश्चन है उनसे मिलता जुलता कंसेप्ट कुछ लिया है, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैंने रियल भी ले लिया है कि हाँ एयरफोर्स में जो एज इट इज आ चुका है। ठीक है, तो चलिए द वेट ऑफ द बॉडी इज 9.8। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे गलत बहुत करते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी इज 9.8। ठीक है, अपनी पेन ले लिया जाए। ठीक, प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, द मास विल बी। ठीक है, तो जो वेट होता है, वेट क्या होता है, 9.8 दिया हुआ है, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। 9.8 दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है, देख रहे हैं कि ये क्या दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है। आपसे मास पूछा है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ठीक, तो g से अगर देखें 9.8 ही होता है वैल्यू, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 kg। कितना आंसर आ जाएगा, 1 kg, जो कि डी आंसर हमारा क्या है, सरल है, मतलब सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे गलती करते, पता नहीं कुछ और कुछ सोच बैठते, मास और वेट में डिफरेंस नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों उनको। ठीक है, चलो आगे सेकंड क्वेश्चन आ जाओ भाई। हाँ ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों पहले हम पढ़ लेते हैं, हिंदी थोड़ा नीचे, कोई दिक्कत में ऊपर कर दूंगा। देखो ध्यान से, बोला क्या, द लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव द इक्वल मोमेंटम। बोला क्या, यदि किसी हल्के पिंड और किसी भारी पिंड का संवेग समान है। ठीक है, तो दोनों का जो संवेग है वो समान, मतलब लाइटर बॉडी और ये भी कह सकते हो हैवियर बॉडी, ये क्या है, मतलब एक तरीके से मोमेंटम हमारा जो है वो है कांस्टेंट है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास जो हमारा आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी काइनेटिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन में पूछा क्या है कि द लाइटर बॉडी हैज द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और अगर हिंदी में पढ़ें तो लिखा है हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। तो देखिए जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक, देखिए जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप बोल, और जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहला ऑप्शन क्या है, हल्के पिंड, हल्का पिंड मतलब मास कम, की गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा जो होगी वो भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन फुलफिल हो रहा है, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या, ज्यादा। तो पहले ही ऑप्शन पकड़ में आ गया कि हाँ यही सही है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सही है। क्या लिखा हुआ है, अगर हिंदी में अगर हम इसको पढ़ ले, लिखा है द लाइटर बॉडी हैज द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, लाइटर बॉडी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द हैवियर बॉडी। ठीक है, समझ गए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा। ठीक, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, मास कितना दिया है 5 kg, हमने लिख लिया। ठीक है, फिर बोला इज अटैच टू एंड ऑफ द रोप, एक रोप है उससे क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है 5 kg को। ठीक, आगे चलते हैं। इफ द रोप इज पुल्ड अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 0.3, ये जो रोप है ये 0.3 से किधर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप, तो आप देखिए मास जो वेट है वो किधर लटकेगा, नीचे, और रस्सी है उस पर क्या लगेगा, टेंशन किधर जा रही, ऊपर। तो एक्सेलरेशन ज्यादा ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो t माइनस 5g इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन पूछा है, अगर हम एक ही वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, और 5g को इधर कर लेंगे तो प्लस 5g हो जाएगा। तो 5×3 = 1.5 कुछ हो जाएगा, और ये 5 × 9.8 या 10 भी रख लो, 10 भी रख लो, 50 हो जाएगा, 51.5 लगभग 50 के आसपास। 9.8 लोगे ना तो सी आंसर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या लिखा है।
व्हेन अ मास m इज हंग ऑन द स्प्रिंग, एक स्प्रिंग बना लीजिए, ठीक, ये मास हमने क्या कर दिया, लटका दिया, ठीक। द स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 6 सेंटीमीटर, ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच्ड हुई है, 6 सेंटीमीटर हुई है, ठीक है, कितना हुए, 6 सेंटीमीटर। इफ द लोड स्प्रिंग इज पुल्ड डाउनवर्ड, द लिटिल रिलीज, हल्का सा रिलीज कर दिया, द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, तो देखो स्प्रिंग का जो वाइब्रेशन होता है या टाइम ऑफ पीरियड होता है वो क्या होता है, T इक्वल टू एम बाई के होता है कि नहीं। किसी तरीके हम एम बाई के की वैल्यू निकाल लें इससे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर स्प्रिंग को ऐसे करें लटकाएंगे तो स्प्रिंग में जो फोर्स आएगा वो आएगा kx और नीचे लगेगा वेट mg, जो दोनों आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हमें चाहिए क्या, m बाई के चाहिए, क्या चाहिए, m बाई के को इधर भेज देते हैं, तो इधर कितना आ गया, x अपॉन g आ गया। x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी, इसको मीटर में चेंज करेंगे -2 हो जाएगा और g की वैल्यू 9.8 है। तो m बाई के की वैल्यू देखिए यहाँ रख सकते हैं कि नहीं, इसका कैलकुलेशन बच्चों आप जाके कर लीजिएगा, इसको नीचे करें तो ये 980 हो जाएगा, तो हमारा m बाई के का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 980 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, रूट में आएगा, बड़ा लंबा सा आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो आप पाएंगे, ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वैसे आंसर क्या पाएंगे, सॉल्व करना है, इस m बाई के को यहाँ पे रखना है और 2 पाई सारी चीज़ों को निकाल लीजिएगा, सी आंसर आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक, ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है भाई, ठीक है, देखिए ध्यान से। अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल, एक टेबल बना लो, ठीक है, ये अर्थ पे रखा है टेबल, ठीक, इतना। द ग्रेविटेशनल पुल्ड ऑफ द अर्थ, मतलब एक बुक पहले रखिए, बुक एक से बना लो, ऐसा एक बुक रखी है, ये हमारी क्या है, बुक है जो टेबल पे रखी है। इफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बुक इज फोर्स ऑफ एक्शन। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब भी हम पृथ्वी पे खड़े होते हैं तो पृथ्वी हमको खींचती है, ये तो कंफर्म है, हम भी पृथ्वी को क्या करते हैं, खींचते हैं, इससे बैलेंस बना रहता है, जिसको एक्शन और रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि इफ द ग्रेविटेशनल पुल, हिंदी में पढ़ लेते हैं ध्यान से, यदि पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी है, दिख रहा होगा, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या लगेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या लगेगा, mg नीचे लगेगा, ये क्या है, एक्शन है, ये क्या है, प्रतिक्रिया है, क्रिया है, सॉरी, क्रिया बल मान लिया जाए, तो प्रतिक्रिया बल क्या होगा, तो प्रतिक्रिया बल क्या होगा, जब भाई अर्थ अगर बुक पे लगा रही एक्शन तो बुक अर्थ पे लगाएगा रिएक्शन, तो कौन सा आंसर सही होगा, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, ठीक है। पुस्तक द्वारा मेज पर, मेज पर नहीं, क्योंकि एक ही सरफेस पे लगता है एक्शन और रिएक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, इस बार का क्वेश्चन बहुत अच्छा लिया हूं बच्चों, समझे कि नहीं, बहुत ही अच्छा लिया हूं। चलो 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, रबर कहाँ है, काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी द्रव की गतिक श्यानता, किसी द्रव की गतिक श्यानता, डायरेक्ट पूछ लिया फॉर्मूला, गतिक श्यानता जो होती है घनत्व और श्यानता गुणांक का क्या होता है बच्चों, अनुपात होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, अगर आप फॉर्मूला बुक में जाके देखेंगे तो यही लिखा होगा, पहला ही ऑप्शन है, घनत्व और श्यानता गुणांक का क्या, अनुपात, जिसका आंसर क्या है, पहला ही है। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए। चलो, सरफेस टेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है हर एग्जाम में, चाहे एनडी हो चाहे एयरफोर्स हो, सरफेस टेंशन टच कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको सरफेस टेंशन मिलेगा, ये तो कंफर्म है। बोला कि व्हेन ऑयल फ्लोट ऑन अ वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ, ये पिछले दिनों कई बार आ चुका है, द ऑयल फ्लोट ऑन अ वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, ये कई मरतबा पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन में बोला क्या है, क्रमशः m और 4m, पहला जो मास है वो m है, दूसरा जो मास है वो कितना है, 4m है, ठीक, दोनों a और b एक समान रेखीय संवेग, मतलब दोनों का जो संवेग है वो एक समान ही है, और a और b की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर संवेग में देखेंगे तो p²/2m होता है, ये क्या है, सेम है, तो हम काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास हो जाएगा, तो अगर k1/k2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा,
m2 की वैल्यू 4m हो जाएगा और m1 की वैल्यू m हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4:1। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, एक इक्वेशन दी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस गामा। क्या दिया? अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस गामा दिया है, ठीक है। फिर पूछा क्या है, अल्फा और गामा मीटर में है, अल्फा और गामा मीटर में, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर, तो ये भी क्या होगा? मीटर में ही होगा, ये भी क्या होगा? मीटर में होगा। तो पूछा क्या है, बीटा की एसआई मात्रक बताइए। तो चलो, बीटा टी इज इक्वल टू मीटर है, टाइम का होता है सेकेंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ms -1 हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर क्या है? करेक्ट है, ठीक है। ये 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? एन ऑब्जेक्ट, पेन ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 5 सेंटीमीटर इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे, फोकल दूरी दी है 15 सेंटीमीटर, कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसे निकलेगा? इमेज की इमेज आप डिस्टेंस निकालिए, खुद पता चल जाएगा नेचर कैसा होगा। तो हम मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? मिरर फॉर्मूला। इधर की सारी लेंथ नेगेटिव होगी, अगर इमेज हमारी पॉजिटिव आती है सॉल्व करने में तो कह देंगे कि वर्चुअल होनी है। तो ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा -5 हो जाएगा, और इसको हम -15, क्योंकि इधर की लेंथ है, तो 1/v अगर हम देखेंगे तो -1/15 हो जाएगा, प्लस 1/5। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका 15 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अगर ध्यान से देखें तो 3 आ जाएगा ना, 3 हो गया, और ये 2 डिवाइडेड बाई 1/15 हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/7.5, इसको पलटे तो इमेज हमारी आई 7.5, पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इमेज लेंथ है, जो हमारी इमेज लेंथ है वो क्या होगी? रियल तो नहीं होगी, क्योंकि रियल होती तो नेगेटिव आता, इधर वर्चुअल होगी क्योंकि पॉजिटिव आया। तो हमारा एक आंसर तो क्लियर हो गया, वर्चुअल होगी। नॉट मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड भी होगी, क्योंकि देखिए अगर आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे -v/u अगर आप करेंगे तो कितना, देखिए v की वैल्यू 7.5 और u की वैल्यू अगर आप बात करें तो 5 है, कहाँ है? 5 है ना, ठीक, -5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइड भी होगी, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, चलो भाई। द डेंसिटी ऑफ, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन कितना दिया हुआ है? 7.2 दिया है, ठीक। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में 1000 कर लेते हैं, ठीक। और पूछा क्या है? तो उसकी घनत्व पूछा है। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी हुआ, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर हम करेंगे तो 7.2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, जो कि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7200। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आंसर। क्या छोटा सा फॉर्मूला अगर ये पता हो तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? फोर्स ये दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, ठीक। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और पूछा क्या है? मास ऑफ द बॉडी। तो फोर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 8 8 जा कितना? 64, और कितना? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और मास पूछा ही है, और एक्सेलरेशन कितना है? 1 है। तो ये 36, ये भी 100, ये 100, ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, तो 200 मास आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं 10√2 kg। तो हमारा मास कितना आ गया? 10√2। देख लीजिए ऑप्शन है डी आंसर ही क्या है? करेक्ट है। समझ गए? 10√2 kg बी आंसर दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं, समझ गए? चलो इसको ले लेते हैं हिंदी में, तो ऑप्शन भी अपना आ जाएगा। देखिए एक लैंप में धारा आई है, वोल्ट कितना है? V है, कि साथ साथ परिवर्तित होती है जैसे ऊपर चित्र में दिखाया गया है। ऊपर चित्र में दिखाया गया, ऊपर वाला चित्र हमें देखना पड़ेगा। देखो ये दिया हुआ है, V और I में ये रिलेशन दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर
जैसे ऊपर चित्र में दिखाया गया है, निम्नलिखित में कौन सा धारा के साथ शक्ति का परिवर्तन दिखाया गया, धारा के साथ शक्ति। तो देखिए पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, ठीक है, हमको पी और आई ग्राफ बनाना है, वी इंटू आई होता है। तो देखिए एक काम कर सकते हैं, पी और आई, मगर वी तो कांस्टेंट नहीं है ना, अगर ध्यान से देखें तो हम वी स्क्वायर बाई आर अगर जाते हैं, पावर का फॉर्मूला है कि ये भी होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर रखो, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो हमें पी और आई में चाहिए, तो आर को कांस्टेंट कर लें तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर से आर अगर कटा तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट, पी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बस पावर का फॉर्मूला और डायरेक्ट रिलेशन और ग्राफ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेट चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर में जो नेट चार्ज होता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये सब अगर आप थ्योरी पढ़े हो तो बिल्कुल आसान। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 20 हर्ट्ज से कितना, 20,000 हर्ट्ज होती है। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। कौन सा आंसर, अगर आपको थोड़ी बहुत थ्योरी अच्छे से पता याद अगर हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। इसको करने में कितना समय लगेगा, जो टिक लगाने में समय लगेगा उतना ही लगना है, ठीक है। चलो ये सब एयरफोर्स में लास्ट दिनों मतलब पुराने दिनों आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन लिया, हो सकता है कुछ चीज़ें रिपीट मार दे एक बार, ठीक है। क्वेश्चन, 4 ओम का संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए, तो मतलब आर इक्विवेलेंट कितना पाने के लिए, 4 ओम पाने के लिए, ठीक है। किसी एक प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से, ये विकल्प है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रतिरोध के साथ 12 ओम का समांतर रखा जाए, तो वो एक प्रतिरोध हम आर मान लेते हैं और 12 ओम के साथ समांतर है, तो ये एक फॉर्मूला बनेगा ना, 1/r करोगे तो, ठीक। तो इसको अगर हम इधर कर लिए तो ये 12r हो गया, 1/r करोगे तो यही पाओगे, मल्टीप्लाई और नीचे ऐड होता है, तो ये 12 प्लस r और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 12r हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 4r हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 8r होगा, 8r, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 ओम। तो हमको क्या आंसर हो जाएगा, 6 ओम क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 14 नंबर 17 नंबर, ठीक। क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, जो चीज दिया है उसको लिख लो पहले। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 20 ओम दिया हुआ है। करंट कितना दिया है, 5 दिया, 0.5 नहीं है, कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया है। और हीट डेवलप्ड इन जूल इन 30 सेकेंड, ठीक है। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। देखिए फॉर्मूले पे भी डायरेक्ट पूछा, अगर फॉर्मूला पता हो तो खट्टिस कर लोगे। आई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 20 दिया है और टाइम कितना दिया है, 30 सेकेंड दिया है। इसको आप सॉल्व करिए, 5 × 5 = 25, 3 दूनी 6, 25 छंग 15,000 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 15 किलो जूल लिख सकते हो। सी आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कौन सा आंसर सही हो गया, सी आंसर क्या है, करेक्ट है। चलो ठीक है, आपके एग्जाम में बच्चों जो क्वेश्चन का लेवल है ना फिजिक्स का, वो इसी टाइप का है, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को देखो, 220 वोल्ट, वोल्ट कितना दिया है, 220, ठीक। एक लाइन से युक्त एक धारा, धारा कितनी दी है, 9 एम्पियर, ठीक। के फ्यूज रक्षित, फिर से ध्यान से, अ हाउस सर्व बाय 220 वोल्ट सप्लाई अ लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय 9 एम्पियर फ्यूज, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 60 वॉट बल्ब दैट कैन बी टर्न ऑन। तो हम टोटल पावर निकालते, तो पावर कितनी हो जाएगी, V इंटू आई हो जाएगी। V कितना दिया है, 220 दिया है, और ये क्या हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, एक हासिल 980 हो जाएगा। इतने पावर को अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, एक जो बल्ब है वो 60 वॉट का है, तो हम मान लेते हैं n बल्ब होगा, n इंटू 60 लिख लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 33 बार में जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल है। चलो लाइट वेव आर, लाइट वेव आर, चलो शुरू। लाइट वेव क्या होती है बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लाइट वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए
मज़ा भी आ रहा होगा, आपके आंसर को सही हो रहे होंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितने हैं, कितने सही कितने गलत है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़िए इत्मीनान से। क्या लिखा है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस आर सीन बाय आई। जैसे ये छाता मेरे सामने रखा हुआ है, ये बोर्ड है, अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक, द पैरामीटर देन रिमेन कांस्टेंट। तो इनकी जो इमेज हमारी बनती है, आंखों में जो इमेज बनती है वो तो आगे पीछे नहीं बनती ना, वो तो कांस्टेंट बन रही है। ठीक है, तो बोला क्या? द पैरामीटर देन रिमेन कांस्टेंट। तो चौथा आंसर का आप पढ़िए, द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। और क्या? द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ये सब नहीं। कौन सा आंसर? द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। चौथा आंसर क्या है? यही कांस्टेंट होता है। चलिए, आंख को जरूर, आई को जरूर पढ़ के जाइएगा, ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन जरूर पाएंगे आप। ठीक है, द थर्मोडायनेमिक। अब इसको देखिए ध्यान से, कैसे करना है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर द नो हीट। नो हीट का मतलब हो गया कि कोई हीट का चेंज नहीं हो रहा है। हीट का जो चेंज है वो क्या है? जीरो है। ठीक है, आगे विद द सराउंडिंग। तो कौन सा आंसर है? तो अगर आप देखें तो ये हीट जो चेंज होता है, ये जीरो होता है। किस प्रोसेस में होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। थर्मोडायनेमिक्स भी बच्चों एयरफोर्स को बहुत पसंद है। पिछले दिनों मैंने ये देखा कि हर एग्जाम, हर शिफ्ट में आपके एयरफोर्स में थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बच्चों से मिला है। आगे चलते हैं। आगे इसको पढ़िए। एक बर्तन में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के पारद मतलब मरकरी जो भी, के ऊपर 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व का तेल है। समांगी मतलब होमोजीनियस, मतलब वॉल्यूम क्या है? सेम। वॉल्यूम सेम होता है, डेंसिटी का जो एक रिलेशन आता है वो क्या आता है? d1 + d2 डिवाइडेड बाई 2। तो पहली जो डेंसिटी है वो 13.6 है और दूसरी कितनी? 0.8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कौन सा आंसर पाएंगे? सी आंसर आप पाएंगे 7.2। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटर फ्लोज आउट द होल ऑफ द बकेट। एक बकेट है, वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं होल है, मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है। किसके कारण गिर रहा है? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण गिर रहा है? ग्रेविटी के कारण। फिर बोला है विद अ पैराबोलिक। कैसे गिरता है? इफ द बकेट फॉल फ्रीली, इसको अगर हम छोड़ दें तो पानी क्या होगा? देखो, इसको पानी को ग्रेविटी नीचे लेके आ रहा है। जब हम छोड़ देंगे तो उतना ही आपको क्या मिलेगा? जैसे मान लो ग्रेविटी नीचे की ओर लेके आ रहा है, इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन होगा नीचे। अगर हम फ्री फॉल अगर इसको छोड़ दिए, मुक्त रूप से अगर छोड़ दिए, तो उतना ही त्वरण हमको ऊपर मिलेगा। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? या नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो ये जो पानी है वो नीचे, क्योंकि भाई नीचे लाने वाले सब जीरो हो गए, तो ये जो पानी है क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक, 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ परफेक्टली कंडक्टिंग हॉलो। देखिए, तो परफेक्टली कंडक्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा चार्ज होता है वो कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। वो कहाँ पे होगा? चार्ज होगा। तो सेंटर पे या अंदर इनसाइड की अगर हम बात करते हैं तो अंदर चार्ज तो जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे बैठेगा, कंडक्टिंग हॉलो है। तो अगर अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द की बात अगर हम करें, जब चार्ज ही नहीं तो अनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी? जीरो। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ लेते। पूर्ण चालक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगी? शून्य होगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? ठीक है, मरकरी, लेड। तो रूम टेम्परेचर पे जो देखिए आपने देखा होगा जो मरकरी होती है हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही है बच्चों? ए आंसर क्या है? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा? मरकरी को आपने देखा होगा थर्मोमीटर में भरा होता है, वैसे भी आप देखो तो हमेशा रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में होती है। तो कौन सा आंसर? ए आंसर क्या है? करेक्ट है। तो बच्चों आज का जो क्वेश्चन मैंने कराया आपने देखा होगा, अच्छे क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आंसर भी जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है ये जरूर लिखिएगा। हम अभी देखते हैं और भी सैम्पल पेपर हम आपको कराते हैं। ठीक है, जैसा समय आता जा रहा है, आपको एग्जाम भी बिल्कुल करीब है, हम और कोशिश करते हैं कि आपको और सैम्पल पेपर कराते हैं जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी आपको मदद मिले। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कल्ची क्लासेस। फिर से हम लोग आपके सामने मौजूद हैं मॉडल पेपर लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई से अब तक लगातार मॉडल पेपर आ रहा है। इनको सोल्व करने में तन मन धन का इस्तेमाल कीजिए।
जहां डाउट है चैट बॉक्स में आकर हमसे पूछिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। 20 सवाल का मॉडल पेपर आपके सामने है। पहले 5 सवाल फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। देखते हैं पहला सवाल, डैश एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। डैश खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है। तो एम्प्टी वेसल का जो प्रोनाउंसिएशन है ये वोवल साउंड से है, इसलिए यहां सही जवाब होगा एम। पहले का आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब दें। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हिंदी में इस कहावत का रूप होता है अधजल गगरी छलकत जाए। माने जिस व्यक्ति के पास ज्ञान कम होता है वो उसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा करता है। तो अ लिटिल नॉलेज आपको यहां लगाना पड़ेगा, इसका भी जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे। भाई खाली लिटिल होता है नेग्लिजिबल, ना के बराबर, उससे तो सेंटेंस ही नहीं बनता। द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा परंतु जितना है सारा। लेस मतलब होता है कम, ये भी सेट नहीं हो रहा है मीनिंग के हिसाब से। बाकी ये रेडीमेड है क्योंकि ये ऑलरेडी एक कहावत है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दें। इफ यू डैश हेयर यू विल लर्न इंग्लिश। आप अगर यहां आते हैं, एमकेसी आते हैं, तो आप इंग्लिश सीखेंगे। बेसिकली आप अगर यहां आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन सेंटेंस में हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन वाला पार्ट विल से नहीं बनता। कम से इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यू ऑलरेडी प्लूरल है, आईएनजी लगेगा नहीं, ले देकर विकल्प बचा कम। तीसरे का हो गया ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? शी इज एंग्री डैश मी। एंग्री एक भावनात्मक क्रिया है। इस भावनात्मक क्रिया के साथ प्रीपोजिशन के रूप में या तो विद लगाया जाता है या तो एट लगाया जाता है। एट तब लगाया जाता है जब समथिंग आता है, विद तब लगाया जाता है जब somebody कोई व्यक्ति आता है। मी का इस्तेमाल somebody के रूप में होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जीवित ऑब्जेक्ट के लिए विद लगेगा, निर्जीव के लिए एट लगेगा। लिहाजा शी इज एंग्री विद मी। चौथे का ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दें। I will meet her dash Sunday. I will meet her on Sunday ही दिनों के नाम के लिए एट का प्रयोग कभी होता नहीं। इन संडे पीरियड के लिए लगता है, संडे पॉइंट है। विद संडे कोई मतलब ही नहीं बैठा। 5वें का हो गया ए फॉर एप्पल। 5वें में से 5 सवालों में से कितने बच्चों के कितने सवाल सही हुए, वो बच्चे इस बात का रेस्पॉन्स जरूर दें हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बच्चों ये हमारे 5 सवाल हुए। अब 5 सवालों के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। ग्रामर का ही सवाल है, स्पॉटिंग एरर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 जवाब दें। एज यू सो माने बोना, एज शैल यू रीप। एज यू सो एज शैल यू रीप। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे, मतलब जैसे कर्म वैसे परिणाम। इस सेंटेंस में आपको क्या गलती लग रही है? गलती है इसके बी फॉर बॉम्बे में। इस बी फॉर बॉम्बे में आपको लगाना पड़ेगा सो एज यू सो एज शैल यू रीप। 7वां सवाल, वी एंजॉयड टू स्विम इन द रिवर यस्टरडे। वी एंजॉयड, एंजॉय के बाद ये जो इन्फिनेटिव आया है टू स्विम, ये नहीं आएगा। एंजॉय के बाद जीरंड आता है। जीरंड आने की वजह से आपको यहां स्विमिंग लगाना पड़ेगा, मतलब कि 7वें का बैठेगा बी फॉर बॉम्बे। आते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पर। वोकेबुलरी स्टार्ट हो गई। सिनोनिम के सवाल हैं। एयरफोर्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए मंत्र के रूप में याद रखिए, बेसिक लेवल की वर्ड पावर मजबूत होनी चाहिए। एनडीए के लेवल के एंटोनिम सिनोनिम नहीं आते, लेकिन बेसिक लेवल के एंटोनिम सिनोनिम जरूर आते हैं। जेनरस का मतलब होता है उदार, सच्चा, ये सब जेनरस का मतलब होता है।
उसके बाद बेनावोलेंट है, मीन है, स्टिंगी है और क्रूअल है। तो भैया सिनोनिम का सवाल है। बेनावोलेंट का खुद ही का मतलब होता है उदार, मीन का मतलब होता है नीच, क्रूअल मतलब निर्दयी, स्टिंगी का मतलब होता है बेकार, कंजूस। तो लिहाजा जेनरस उदार, बेनावोलेंट उदार, ए फॉर एप्पल आंसर हो गया। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बच्चों, इस मॉडल पेपर के अलावा यदि आपको लगता है आपके सिलेक्शन के लिए और भी किसी हेल्प की जरूरत है जो YouTube पर हम आपको दे सकते हैं, तो निसंकोच अपनी डिमांड रेज करिए, हमसे संपर्क कीजिए। बाकी हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लाभ आप उठा ही सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम करने के लिए। एग्जाम में क्वालिफाई होने की गारंटी इसी बात पर डिपेंड करती है कि एग्जाम में बैठने से पहले आपने कितनी बार उस लेवल के सवालों को लगाया है। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। अगला शब्द है आपका म्यूटिनस, और ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है एंटोनिम का। ये एंटोनिम का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास मौजूद है, लिहाजा जवाब दें। म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोही। उसके बाद इंसर्जेंट का मतलब ये इंसर्जेंसी से बना है, जो हमारे देश में घुसपैठिए होते हैं। रिबेलियस, रिबेल करने वाले, विद्रोह करने वाले। डिसओबीडियंट, अवज्ञा करने वाले, आज्ञा ना मानने वाले। लॉयल, कर्तव्यनिष्ठ। सबका मीनिंग मैंने बताया, आप समझ गए होंगे। आंसर आपका होगा बी फॉर बॉम्बे। विद्रोही, विद्रोही, सॉरी, यहां तो आपको एंटोनिम बताना था। ये जो क्वेश्चन है एंटोनिम का है और अभी मैंने बता दिया सिनोनिम। रिबेलियस तो इसका सिनोनिम हो गया। यहां पर म्यूटिनस का अपोजिट होगा डी फॉर दिल्ली। मतलब कि आपका जो आंसर है, ये आंसर भाई, ये आंसर आपके पास आएगा 9th क्वेश्चन का डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली आंसर है। लॉयल हमारा आंसर है, ना कि रिबेलियस। रिबेल तो इसका पर्यायवाची हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मौजूद है। अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो पर्याप्त अनुभवी हो। क्या उसे इंटेलिजेंट कहेंगे? जी नहीं। वेटरन कहेंगे? जी कह सकते हैं। वाइस कहेंगे? नहीं। जीनियस कहेंगे? नहीं। 10वें का आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति को कहा जाता है वेटरन। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल है। एबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर, सिंगल अकेला, फ्रेंडली मित्रवत, डिसऑनेस्ट बेईमान, ऑनेस्ट माने ईमानदार। तो एबव बोर्ड का उत्तर क्या होगा? एबव बोर्ड मतलब हुआ भाई बोर्ड के ऊपर का मतलब जहां हर चीज दिखाई जा सकती है, अर्थात हर चीज ईमानदारी से पेश की जा सकती है। एबव बोर्ड 11। एक्टिव एंड पैसिव का सवाल बताइए, क्वेश्चन बोर्ड पर मौजूद है, आंसर भेजें। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट इज टाइम अपनी जगह वेल मेंटेन रहेगा। सबसे पहले रिजेक्ट कर दीजिए, यहां वॉज लगा है, यहां इट इज टाइम ही मेंटेन नहीं है। इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू लर्न, ये पैसिव ही नहीं हुआ। ले देकर इकलौता विकल्प बचा ए फॉर एप्पल। इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड। भाई पैसिव पैसिव होना तो चाहिए, तब तो काम चलेगा। नरेशन का सवाल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, आंसर बताएं। ही सेड टू मी लेट मी गो, उसने मुझसे कहा मुझे जाने दो। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो, ही ऑर्डर्ड मी टू लेट हिम गो, ही एडवाइज्ड मी टू लेट हिम गो, ही प्रपोज्ड मी टू लेट हिम गो। इस सवाल का जवाब केवल इसी बात पर डिपेंड है कि आप सैड टू को किस चीज में चेंज करते हैं। लेट मी गो एक आदेश देने वाला सेंटेंस तो है नहीं, लेट मी गो रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस है, तो यहां हम लगाएंगे रिक्वेस्टेड। 13 का ए फॉर एप्पल। लेटस होता तो प्रपोज का यूज किया जाता। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मिस स्पेल्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है।
तेजी से जवाब देने की कोशिश करें, आपको स्पेलिंग बतानी है। एम्बैरेसमेंट का मतलब बेहद ज्यादा शर्मिंदा होना। आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है। एम्बैरेसमेंट, अब तक आपने डिसीजन ले लिया होगा। एम्बैरेसमेंट, बेहद ज्यादा शर्मिंदगी, ये सही स्पेलिंग है, बाकी सब उसी वर्ड की गलत स्पेलिंग लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। वर्ब ऑफ ब्लैक, ब्लैक माने होता है काला। कलर्स के नाम में ईएन जोड़ने से हमारा वर्ब बन जाता है। तो ब्लैक, व्हाइट, येलो सब में ईएन जोड़कर आप वर्ब बना सकते हैं। 15वें का हो गया ए फॉर एप्पल। इसके बाद 16वां शब्द है प्लूरल ऑफ प्रूफ। प्रूफ माने होता है बच्चों सबूत। प्रूफ माने होता है सबूत। आपको उसका बहुवचन बनाना है। अब रूल आपने पढ़ा होगा कि शब्द के लास्ट में अगर एफ आ जाए तो एफ को हटाकर वीईएस लगा देते हैं। उसके आधार पे आपका मन करेगा इसको जवाब मानने का, लेकिन ये जवाब नहीं होगा। 16वें सवाल का ए फॉर एप्पल आपका आंसर होगा। यहां पर हम सामान्य नियम का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जब एफ के पहले डबल ओ आता है तब वीएस का इस्तेमाल नहीं होता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, पैसेज पढ़िए, उसके बाद काम आगे। तो यहां पर इरेजर का काम है, हमने डिलीट कर दिया सब। अब आप वीडियो को पॉज करके स्टैक्स ऑफ तक पढ़ें। स्टैक मतलब ढेर। पॉज करके पढ़ लिया, फिर से आगे चलिए। अब फिर से पॉज कीजिए और जितनी स्क्रीन दिख रही है पढ़िए। पॉज करके पढ़ा, आगे चलिए। जितनी स्क्रीन दिख रही है पढ़िए। पढ़ लिया, आगे चलिए। जितनी स्क्रीन दिख रही है फिर से पॉज करके पढ़िए। ओपन तक पॉज कीजिए, पढ़िए। उसके बाद फिर से आगे चलिए। जितनी स्क्रीन दिख रही है पढ़िए। अब तो सवाल भी शुरू हो गए, 2 ही लाइन का पैराग्राफ बचा। अब आपने पूरा पढ़ लिया। पूरे पैसेज का सारांश मैं आपको बताता हूं। किसी मैगजीन का कोई एडिटर है, किसी लेखक ने उसे कुछ लिखकर भेजा। लेखक ने जो उसे लिखकर भेजा, एडिटर ने उसको थोड़ा सा देखकर वापस कर दिया। लेकिन राइटर ने जो पैकेट भेजा था उसको एडिटर ने खोला भी नहीं, ऐसे ही एक आध कोना वोने से थोड़ा सा हटा के देख लिया, देख के वापस भेज दिया। अब राइटर को इस बात पे गुस्सा आ गया, उसने एक दर्द भरा पत्र एडिटर को लिख दिया कि सब पढ़ तो लेते, जो मैंने भेजा आपने पढ़ा ही नहीं, मतलब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से अंजाम नहीं दे रहे। अब एडिटर ने उसको जवाब दिया कि देखो बेटा बात ऐसी है, ये हमारा रोज का काम है ना। तो क्या है कि जब हम किसी अंडे का ऑमलेट बनाते हैं तो अंडा सड़ा हुआ हो, ये बात पता करने के लिए पूरा अंडा फोड़ के थोड़े ना देखते हैं, देखने से आइडिया लग जाता सड़ा हुआ है, उसको फेंक देते। ये जवाब एडिटर ने राइटर को दे दिया। यहां पर आपका पैराग्राफ खत्म हो जाता है। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है लॉरिमर। ये राइटर का नाम है, सॉरी एडिटर का नाम है जो पीछे दिया है। लॉरिमर डिड मच रीडिंग ऑफ द स्टोरीज। तो जो लॉरिमर है वो बहुत रीडिंग करता था स्टोरीज की। क्यों करता था? थोड़ा छोटा मैंने किया था कि चारों ऑप्शन बोर्ड पर आ सकें। तो लॉरिमर बहुत रीडिंग करता था। इफ दे वर सोलिसाइटेड वंस, व्हेन दे अपीयर टू बी बैड, वो बुरे थे। व्हेन दे वर फ्रॉम वीमेन राइटर्स, महिलाओं ने लिखकर भेजा था। व्हेन दे केम अनसोलिसाइटेड, अनसोलिसाइटेड का मतलब इकट्ठा ना आया हो, अलग अलग आया हो। अब इसका जवाब आपको पैराग्राफ की एकदम शुरुआत में ऑलरेडी मिल चुका होगा। देखिए, जॉर्ज लॉरिमर डिड मच ऑफ द रीडिंग ऑफ अनसोलिसाइटेड स्टोरीज। यहां से आप क्या देखेंगे? अनसोलिसाइटेड स्टोरीज। क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन जो आपका 17 है वो क्या है? अब यहां आपको आपका जवाब मिला व्हेन दे, इफ दे वर, व्हेन दे केम अनसोलिसाइटेड। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब हुआ सी फॉर कैलकाटा। जब वो इकट्ठा नहीं आए, अलग अलग आए। 18वां, लॉरिमर
वॉज अ गुड एडिटर, ये एक अच्छा लेखक था। क्यों था? क्योंकि हिज रिप्लाई टू द एंग्री वॉज पोलाइट, उसने विनम्रता से जवाब दिया। नहीं। ही अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज तो उसने किया ही नहीं। ही कुड फाइंड द वर्थ ऑफ अ स्टोरी विद अ लिटिल एफर्ट। भाई एक अच्छे राइटर की, एक अच्छे एडिटर की क्या पहचान होगी? यही होगी ना कि वो थोड़े एफर्ट से उस कहानी को जज कर पाए। तो 18वें का भी क्या हुआ बच्चों? C4 कैलकाटा। 19वें सवाल पर आइए। 19वां है द लेडी रोट अ हफी लेटर। हफी माने बुरे शब्दों में पत्र उसने लिखा। क्यों लिखा? हर स्टोरी वॉज रिजेक्टेड, उसकी कहानी रिजेक्ट हो गई थी। हर स्टोरी वॉज रिजेक्टेड अनरीड, यही सही जवाब है। भाई स्टोरी सही या अच्छी है या बुरी है? राइटर तो अच्छी बताएगा, उसने लिखी है, लेकिन लॉरीमर ने उसकी कहानी को अनरीड वापस कर दिया था, इसीलिए उसने हफी लेटर लिखा। अब 20वां सवाल, लॉरीमर का जो रिप्लाई था वो कैसा था? देखिए लॉरीमर का रिप्लाई ऐसा था। इररिलेवेंट, असंबंधित था। रूड, कठोरता पूर्वक था। विटी, हाजिर जवाबी का था। फनी, मजाकिया था। तो उसका जो जवाब था उसे माना जाएगा हाजिर जवाबी का। यह हुआ आपका 20 क्वेश्चन का पैराग्राफ, माने 20 क्वेश्चन का मॉडल पेपर। अब आप बच्चों रेस्पॉन्स जरूर कीजिए, 20 में से कितने सवाल आपके सही हुए। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।